पाकिस्तानी जेल में एक फातिमा नाम की लड़की लगभग 16 साल जिसकी उम्र थी, एक कत्ल के इल्ज़ाम में आई थी। देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बार देखे वो दोबारा उसकी तरफ नज़र उठाकर ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अगर एक बार देख ले तो हर आदमी यही इच्छा करता था कि काश ये लड़की मेरे नसीब में होती। पाकिस्तानी जेल के अंदर बड़े अधिकारियों ने उसका ऐसा हाल कर दिया था कि वो लड़की चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही थी। लेकिन वो लड़की हर रोज बाल साफ करने वाली क्रीम मंगाया करती थी। आखिर वो क्या करती थी बाल साफ करने वाली क्रीम का? सच्चाई जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कामरान नाम का एक लड़का था जो कि 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, जिसकी ड्यूटी थी कि वो पाकिस्तानी जेल में हफ्ते में एक बार जाता था और जो वहाँ पर कैदी औरतें होती थीं, उनकी ज़रूरत का सामान ला कर के मार्केट से उनको दे दिया करता था। ज़रूरत का सामान बोलें तो उनके पहनने के कपड़े से लेकर के उनके छोटी मोटी चीज़ और उनके कुछ प्राइवेट सामान होते थे। औरतों के इस्तेमाल करने की हर चीज़ वो कामरान से कहती और लिखवा दिया करती थी। वो लिस्ट बना लिया करता और फिर जिस औरत को जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो उसको पहुंचा दिया करता था। एक दिन कामरान सुबह सुबह जब घर से निकला जेल जाने के लिए कि किस औरत को किस सामान की ज़रूरत है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा पहले नाश्ता करके जा, पूरे दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी कामरान नाश्ता करता है और वो ये सोच रहा था कि उसे ऑलरेडी पहले ही देर हो चुकी है। जैसे ही कामरान ने मोटरसाइकिल को किक मारी, थोड़ी ही दूर चला था कि मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। वो बहुत परेशान होता है, पैदल पैदल वो चलने लगता है और कोई मिस्त्री की दुकान उसको नजर आए ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल का ब्रेक ठीक करा ले। अचानक सामने उसे पेट्रोल पंप दिख जाता है। पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां से कुछ पेट्रोल लेता है, फिर उसी वर्कशॉप पर वहां पर वो अपनी बाइक को ठीक करवाता है। जैसे तैसे करके उसकी बाइक ठीक हो जाती है। आज उसे जेल पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और उसे पता था कि जेलर आज उसको डांट फटकार जरूर लगाएगा। उसने मार्केट से सारा सामान खरीदा और पहुंच जाता है जेल के अंदर। जेल के अंदर वो अपना कार्ड दिखाता है और दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जेल के अंदर एंटर होने के बाद जहां वो जिस बैरक में औरतें कैद थीं, उस बैरक में जाता है। सभी औरतें बाहर निकल आती हैं अपने अपने बैरकों से और लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। कामरान अपने बैग से एक एक सामान निकालकर उनके हिसाब से जिसने जो लिखवाया था वो उनको दे देता है। क्योंकि कामरान जो था जेल की औरतों से घुला मिला था, इसलिए वो काफ़ी देर वहाँ पर औरतों की खैरियत पूछ लिया करता था। सभी औरतों से वो पूछ लिया करता था कि वो किस जुर्म में इस जेल में आई हैं। जेल की औरतें जो थीं वो कामरान को अपना हमदर्द समझती थीं और कामरान भी उनका दर्द उनका दुख सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हुआ करता था। वहाँ पर जो औरतें थीं सभी पेशावर मुजरिम नहीं थीं। कोई किसी जुर्म का शिकार होती थी, कोई सास ससुर का शिकार होती थी और कोई अपने पति का शिकार होती थी। कोई झूठे इल्ज़ाम में फंसाई हुई होती थी। कुछ चुनिंदा औरतें ऐसी होती थीं जो पेशावर मुजरिम होती थीं, चोरी के इल्ज़ाम में या किसी के कत्ल के इल्ज़ाम में आई हुई थीं, वरना ज़्यादातर औरतें जो थीं वो बेगुनाह थीं। लेकिन कामरान इन सब बातों को देख करके क्या कर सकता था? सिस्टम ऐसा था कि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी और अक्सर आपको पता है कि जब औरत जेल चली जाती है तो फिर उसके मिलने जुलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम होते हैं और इल्ज़ाम को सच मानकर उनको काल कोठरी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। पाकिस्तानी जेल के अंदर जो सिस्टम था वो बड़ा ही करप्ट था। वहाँ के जो अधिकारी थे, जेलर से लेकर और बड़े अधिकारियों तक, रात को उन औरतों को अपनी मौज मस्ती का सामान समझते थे और उन औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अपनी हवस की आग उनसे रात को बुझाया करते थे। औरतों में जो कम उम्र की और जो खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, कुंवारी हो या शादीशुदा हो, जो खूबसूरत औरतें होती थीं उनको हर रात किसी न किसी अधिकारी की रात रंगीन करनी पड़ती थी।
वहाँ शराब भी होती थी और वो नशे में धुत अधिकारी फिर उन औरतों को रात भर नोचते रहते थे। कभी कभी बड़े नेता भी जेल की बैरकों में कैद औरतों को अपनी रात गुजारने का मौज मस्ती का सामान समझकर उनको बुला लिया करते थे। कामरान को ये सब कुछ पता था। वो औरतें कामरान को बताती थीं कि हमारे साथ इस जेल में इस तरह का सलूक होता है। कामरान उस जेलर को जानता था। जेलर का नाम आसिफ था। वो बहुत ईमानदार जेलर था और वो इस करप्शन को ख़त्म करना चाहता था। उसके रहते हुए किसी हद तक ये क्राइम वहाँ पर जेल के अंदर कम हुआ था। जिस क्राइम से बचने के लिए औरतों को सुधारने के लिए जेल के अंदर लाया जाता था। लेकिन अगर वो लोगों की सज़ा देने वाला सिस्टम ही करप्ट हो, वही ख़राब हो, उसके अंदर जो काम कर रहे हों, उस सिस्टम का हिस्सा वो लोग खुद ही बलात्कार कर रहे हों, उन औरतों का तो अब क्या किया जा सकता है? कौन सुधारेगा इस सिस्टम को? और ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों की यही हालत है। बहुत सारे जिलों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की जेलों में भी इस तरह के बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियां फाइलों में बंद हैं कि कैदी औरतों के साथ इस तरह की वारदातें हुई हैं। लेकिन हमारा मैटर ये नहीं, हमारा मैटर तो ये है आज पाकिस्तानी जेल में औरतों के साथ क्या सलूक होता था। कामरान ये सब देखकर बड़ा दुखी होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जेलर भी कामरान से इन बातों को शेयर किया करता था और वो कामरान से पूछा करता था कि जो इन औरतों की राज की बात है वो इनसे पूछ कर मुझे बता दिया करो। बहरहाल दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, कामरान और उस जेलर के बीच में। लेकिन उस जेलर की ईमानदारी बड़े अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके रहते हुए उनकी मौज मस्ती में खलल पड़ रही थी। इसलिए बहुत जल्द आसिफ जेलर का वहां से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी जगह एक कबीर नाम का बहुत ही करप्ट जेलर वहां पर आ जाता है। और वो जेलर बहुत ही लालची और बहुत ही अय्याश किस्म का था। अब वो भी और उसके जो बड़े अधिकारी थे, अब सब मिलकर उन औरतों के साथ खिलवाड़ करते, मौज मस्ती करते। एक दिन जब कामरान एक हफ्ते बाद जेल के अंदर आया तो उसने देखा कि एक बहुत ही कमसिन और मासूम सी लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी, जिसको देख करके दिल मचल जाए, जिसको इंसान एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। देखने में बेहद खूबसूरत थी, मासूम सी उसकी शक्ल थी कि कोई कह नहीं सकता था कि वो लड़की इस जेल के अंदर कैद की गई है और उसने शायद कोई गुनाह भी किया होगा या फिर कोई कत्ल जैसा संगीन गुनाह कर सकती है। कोई कह नहीं सकता था। जब कामरान की उस लड़की पर नजर पड़ी तो वो देखता का देखता रह गया। उस दिन उसने सबसे पूछा, जिस औरत ने उसका सामान की लिस्ट बनवाई, अपने अपने सामान के बारे में कहा, वो उसको लाकर दे देता था। अब उसने जेल में एक हफ्ते की यानी अगले हफ्ते न जाने की छुट्टी ले ली थी जेलर से, और उन औरतों से उसने कहा था कि जो तुम्हें मंगवाना है वो आज ही मंगवा लो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी शादी है। उन सभी औरतों ने कामरान से अपने राज की बातें शेयर की और सभी ने दुआएं दी कि तुम्हें अच्छी दुल्हन मिले, अच्छी पत्नी मिले और तुम्हारी असल खैरियत से शादी हो। इस हफ्ते कामरान की शादी तो हो गई और एक हफ्ते तक वो जेल नहीं गया था। दूसरे हफ्ते जब वो जेल जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र उसी 16 साल की कमसिन लड़की को ढूंढना चाहती थी। सब औरतें उसको इधर उधर देखते हुए पूछ रही थीं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है, हमें ये सामान चाहिए, हमारी लिस्ट बनाओ। लेकिन कामरान था कि उसे तो वो लड़की नजर ही नहीं आ रही थी जिसको वो ढूंढना चाहता था। उसी बैरक में एक बुजुर्ग औरत थी, बिल्किस नाम की। बिल्किस से जब कामरान ने पूछा, अम्मा ये बताओ कि अभी एक हफ्ते पहले एक लड़की को मैंने देखा था जो बहुत ही कम उम्र और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पता नहीं किस जुर्म में यहाँ आई थी, वो कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। कामरान की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर गुस्से के आसार और पसीना आने लगता है। वो कहती है कि कामरान, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो बेचारी लड़की यहाँ के जेलर के जुल्म का शिकार हो रही है। हर दूसरे दिन वो जेलर उसे ले जाता है। पहले तो जब वो आई थी तब उस जेलर ने लगातार 3-4 दिन तक उसके साथ अपनी रातें रंगीन की थीं, लेकिन अब वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी उसको परोसने लगा है।
और बाज़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक रात हमने तो ये देखा कि एक नेता के यहाँ उसको भेजा जाता। वो लड़की है इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखकर उसके साथ सोने की इच्छा ज़ाहिर करे। लेकिन वो एक लड़की है, एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है। उसको ये लोग बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो लड़की कब तक बर्दाश्त करती। वो घायल हुई दूसरे बैरक में पड़ी है। जब कामरान ने उसकी ये बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और वो उससे मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा। कहने लगा कि अम्मा, उस लड़की से मुझे मिलवाओ। वो कामरान को उस बैरक में लेकर जाती है, क्योंकि कामरान को किसी भी बैरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके पास बहाना था, उसके पास अथॉरिटी थी कि मैं किसी का सामान जो ये औरतों को चाहिए होता है, मैं उनसे पूछने और लिस्ट बनाने जाता हूँ। इसलिए उस बैरक में जब वो जाता है तो वो लड़की एक कोने में लगी हुई अपने जख्मों के दर्दों की वजह से करहा रही थी। उसके जिस्म पर गहरे जख्म होते हैं। दूर से ही देखने पर पता चल रहा था कि उसके साथ काफी मार पिटाई की है। कामरान उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी सामान की जरूरत तो नहीं है। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस खामोश रहती है। 2-3 बार कामरान उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। कामरान वापस लौट आता है और घर आकर के उसके दिमाग में और उसकी आंखों में अब वही लड़की समाई हुई थी। बार बार वो उसके ख्यालों को झटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मासूम सा चेहरा हर बार उसकी आंखों के सामने आ जाता है। रात को जब वो खाना खा कर के अपनी बीवी के पास लेटता है, उसकी बीवी उससे प्यार करना चाहती है, तो वो अपनी बीवी को रोक देता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड बहुत ख़राब है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आज से पहले जब से हमारी शादी हुई है, आपने मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की, लेकिन आज आपका मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है? आप क्यों इतने परेशान हैं? मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या वजह है आपकी परेशानी की? मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें। अगर आपके दिल में कोई बात ऐसी है जो आप पर बोझ बनी हुई है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शायद आपका कुछ बोझ हल्का हो जाए। कामरान अपनी बीवी की तरफ पलटता है, उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है कि मैं तुमसे या किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आज जो मैंने जेल के अंदर देखा है वो इतना भयानक है कि मैं कुछ कह नहीं सकता और ना ही कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि अगर ये सिस्टम मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देता, उनको सजाए मौत दे देता। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर ये पहेलियां बुझाने की ज़रूरत क्या है? मुझसे सीधे सीधे और साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। कामरान फिर अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैंने जो जेल में देखा है, उसे देखकर मेरा तो दिल बुझ गया है। मेरी शादी से 3-4 दिन पहले एक मासूम सी 16 साल की लड़की उस जेल में आई थी। पता नहीं उसने क्या जुर्म किया, लेकिन आज जब 1 हफ्ते बाद मैं जेल में गया था और उसकी हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा तो कलेजा फट गया है। वहाँ की एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि उस लड़की को हर रात टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। अभी वो लड़की इतनी उम्र की नहीं है कि हर रात वो शराबी अधिकारियों की हवस का शिकार बने। वो अधिकारी शराब के नशे में रात भर 2-2 3-3 एक साथ इकट्ठा होकर उसकी आबरू को लूटते हैं और उसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आज जब मैंने उसकी हालत देखी तो वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। मेरे जी में आया कि मैं उससे पूछकर उसके लिए कुछ दवाई वगैरह कुछ लाकर दे दूं, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बात की। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं वापस चला आया। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये सिस्टम हमारा कितना करप्ट है। जहाँ पर लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है, वहीं उन लोगों को और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उनके साथ और भी ज़्यादा जुल्म और सितम किए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ईमानदार अधिकारी अगर आता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि ताकत जिन लोगों के हाथ में है वो करप्ट हैं। वो ऐसे दरिंदे हो चुके हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी बीवी से बातें करते करते न जाने किस पहर कामरान को नींद आ जाती है।
और फिर वो अगले दिन जब उन सब औरतों का सामान लेकर जेल में पहुंचता है तो वो करप्ट जेलर भांप जाता है कि कामरान जो है वो पिछले ईमानदार जेलर का दोस्त था, इसलिए वो जेल में जाने की उसको इजाज़त नहीं देता और उससे कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी इस जेल से छुट्टी हो जाएगी और तुम्हारा यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कामरान एकदम घबरा जाता है, उसको बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। वो सामान वापस लेकर बाहर जेल से चला जाता है, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लगाया क्योंकि उसने देखा कि ये जेलर जो है वो करप्ट है और लालची किस्म का इंसान है। उसने जेलर के टेबल पर कुछ पैसे रखे और कहा कि जेलर साहब मेरे पेट पर लात मत मारो, मेरी तो यही रोजी रोटी है और मैं बहुत पुराना वफादार आदमी हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ मिलजुल कर रहूँगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जब वो पैसे दिखाता है तो जेलर उससे पैसे लेकर उसे अंदर जाने देता है। कामरान अंदर जाकर उन औरतों के बैरक में पहुंचता है, सबको सामान देता है, फिर उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की आज उसकी हालत कुछ बेहतर थी, शायद उसके जख्मों की वजह से या उसकी बीमार होने की वजह से उन लोगों ने उसके ऊपर तरस खा लिया था और शायद अब रात को उसको ले जाना बंद कर दिया था। इसलिए कामरान को उस लड़की में कुछ सुधार लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम फातिमा है। फिर कामरान ने पूछा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, किस जुर्म में तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और सिर्फ इतना कहती है कि मुझे बाल साफ करने वाली एक क्रीम लाकर दे दो, बाकी मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ बताना नहीं चाहती। जैसे ही उस लड़की ने कामरान से कहा कि बाल साफ करने वाली मुझे क्रीम चाहिए, तो कामरान चौंक जाता है और उसे अब ये तसल्ली थी कि कम से कम आज उस लड़की ने अपने किसी काम के लिए उससे कहा तो सही। आज उसने भले ही अपने पर्सनल काम के लिए कहा, तो धीरे धीरे अब वो उससे बात करने लगेगी और वो उसकी ज़िंदगी में झांकने और जानने की कोशिश भी करेगा कि आखिर उसके साथ क्या हादसा हुआ और वो यहाँ कैसे आई। कामरान जब मार्केट पहुँचता है, उन सब औरतों की ज़रूरत का सामान खरीदता है। वो क्रीम भी खरीदकर वहाँ लेकर जाता है और उस लड़की को दे देता है। बाकी फालतू उसने कोई बात नहीं की थी। अगले हफ्ते जब फिर कामरान पहुँचता है, तो अब फिर उसी लड़की ने क्रीम का जिक्र किया कि मुझे एक क्रीम और चाहिए। कामरान बड़ा परेशान था कि अभी तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बाल साफ करने वाली क्रीम लाकर दी थी, आखिर इतनी क्रीम का वो क्या कर रही है? कामरान बड़ा परेशान था। इसी तरह से धीरे धीरे 2-4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कामरान को अपने बारे में कुछ नहीं बताती। बस हर हफ्ते उससे वो बाल साफ करने वाली क्रीम मंगाती थी और कुछ नहीं। 4 महीने गुजरने के बाद की बात है कि कामरान उन औरतों के साथ में हंसी मजाक यानी कि गप्पे लड़ा रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो वहाँ पर उन औरतों का सामान लेकर जाता था। कुछ औरतों से वो हंस बोल लिया करता था। इसी तरह से उनके सामने वो बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक उस जेलर का एक खास आदमी आता है और उस 16 साल की मासूम सी लड़की से कहता है कि तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है, जेलर ने उसे बुलाया है, तो वो कांपने लगती है, वो डरने लगती है। उसकी जब ये हालत औरतों ने देखी तो वो एक घेरा बनाकर खड़ी हो जाती हैं और बीच में उस लड़की को खड़ा कर लेती हैं और उस सिपाही से मना कर देती हैं कि हम इस लड़की को आज नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। वो सिपाही जाकर अंदर जेलर को बता देता है। कामरान ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रहा था कि आज ये जेल में क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद वो जेलर अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचता है और उन औरतों के सामने तान देता है और कहता है कि अगर तुमने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एक एक को जान से खत्म कर दूंगा। वो उनको धमकी देता है और फिर उस लड़की के बाल पकड़कर वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। ये सारी हरकतें कामरान देखकर उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो एक मामूली आदमी था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद फिर एक सिपाही आता है और कामरान को पीछे से एक लात मारता है और बाहर धक्के देकर निकाल देता है और कहता है कि तू जेल की जासूसी करता है, तुझे आज के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी।
कामरान बड़ा परेशान होता है। जेल के हालात वो अपने एक दोस्त को बताता है, क्योंकि उसके दोस्त के अब्बा जो थे, यानी उसके पिता, वो हाई कोर्ट के जज थे। और वो कहता है कि यार एक जेलर है जो बहुत बड़ा करप्ट है, वो मुझे हटाना चाहता है। यार कोई ऐसा चक्कर चला कि मैं वहाँ परमानेंट हो जाऊँ और हर रोज़ मुझे वहाँ जेल में आने जाने के लिए कोई न रोके। जब वो लड़का उसके दोस्त अपने बाप से जिक्र करता है तो वो कोई चक्कर चलाते हैं और फिर कामरान को वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है। वो हफ्ते में नहीं बल्कि हर रोज़ जेल में कभी भी घूम सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। कामरान अब बहुत खुश था। उसके बाद एक दिन जब वो जेल में गया तो वो क्या देखता है कि बैरक के अंदर वो 16 साल की लड़की कुछ ऐसा कर रही है जैसे कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके आसपास काफ़ी औरतें बैठी हुई हैं। मैं अब उस बैरक में पहुंचता हूँ, कामरान कहता है, तो वो सारी औरतें डर गई थीं, जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो, किसी ने उनको कुछ ऐसा खुफिया तकनीक करते हुए देख लिया हो। वो औरत सभी अपने अपने पीछे कुछ छुपाने की कोशिश करती हैं। कामरान जब वहाँ पर पहुँचता है तो उनसे कहता है कि कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया है। अब सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम ये सब क्या कर रही हो और ये क्या बना रही हो। वो लड़की खामोश थी, कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। कामरान उस लड़की से कहता है कि जब तक अगर तुम ये बात नहीं बताओगी तो फिर मैं इस बात को जेलर को बता दूंगा और तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। उस औरत ने नज़र उठाई पहली बार और फिर बताना शुरू किया कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाप फ्रूट की रेहड़ी लगाया करते थे। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छी थी, मुझे साइंस में महारत हासिल थी और मेरी पढ़ाई भी साइंस द्वारा ही चल रही थी। और मेरा सपना भी यही था कि मैं आगे चलकर साइंटिस्ट बनूं और रिसर्च करूं और अच्छे से अच्छी तकनीक को अंजाम देकर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाऊं। भले ही मेरी उम्र 16 साल के करीब थी, लेकिन मुझे काफ़ी तजुर्बा हो गया था। स्कूल से पढ़ने के बाद मैं लेबोरेटरी में जाती और वहाँ पर नई नई रिसर्च करती। वहाँ पर जो मेरा टीचर था वो मेरी खूबसूरती पर नज़र रखता था। वो मुझे पढ़ाने से ज़्यादा मेरी खूबसूरती को निहारता था। मुझे उसकी नज़रें देखकर ये लगता था कि उसकी नज़रें ख़राब हैं, लेकिन वो मेरा टीचर था। और मेरे माँ बाबा ने मुझे बचपन में यही सिखाया था कि बेटी टीचर का जो मर्तबा होता है वो माँ बाप से बढ़कर होता है। इसलिए मैं उसको इज्जत भरी नज़रों से देखती थी, लेकिन वो मुझे हवस की नज़रों से घूरता था। एक दिन मौका देखकर उसने मुझे रोक लिया, कहने लगा कि ओवर टाइम करना है, तुम्हें कुछ आज विशेष तौर से यानी ख़ास तौर से तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगा। फातिमा कहती है कि मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ जब रात का अंधेरा होता है, तो फिर जो उसके मन में चल रहा था वो फातिमा के साथ करता है और उस रात उसके कुंवारेपन को ख़त्म कर देता है और फिर अपनी मनमानी करता है। फातिमा को बड़ा धक्का लगता है और बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब तो वो हर रोज़ का मामला बन गया था। वो मौका देखकर फातिमा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता था। कुछ दिन बाद फातिमा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब फातिमा प्रेग्नेंट हुई, उसके बाप को उसकी माँ को पता चला तो उसका बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी बेटी बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसी सदमे में फातिमा का बाप इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद फातिमा कहती है कि मेरा वो उस्ताद वहीं पर बस नहीं करता। मैं उससे कहती हूँ कि अब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं पेट से हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरी ऑलरेडी शादी पहले ही हो चुकी है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हें देखकर बस रहा नहीं जाता। उसके बाद वो जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती करके मेरा अबॉर्शन करवा देता है, मेरे बच्चे को गिरा देता है। जब मैं उसके जुल्मों सितम से ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने देख लिया कि वो सिर्फ मेरी इज्जत को रौंद रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो फिर एक दिन मौका देखकर फातिमा अपने उस्ताद की हत्या कर देती है। वो हथियार उठाकर उसके गले पर ऐसा मारती है कि वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है, जिसकी सज़ा में फातिमा को जेल लाया गया था। फातिमा ने आकर के वहाँ ये देखा कि बाहर की ज़िंदगी जैसी है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर जेल की ज़िंदगी थी, जहाँ पर वो सज़ा के लिए लाई गई थी।
अब फातिमा ने कहा कि मैं तुमसे हर रोज़ जो क्रीम मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं साइंस की पढ़ाई पढ़ रही थी, मैं रिसर्च करती थी। मैं इस क्रीम से कोई ऐसी मेडिसिन तैयार करूँगी, जिससे कि किसी आदमी को वो स्लो पॉइज़न दिया जाए, तो धीरे-धीरे उसकी मौत हो जाए। और इस जेल के अंदर जो ये करप्ट अधिकारी हैं, जो हम औरतों का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी रातों को रंगीन करते हैं, हमें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। मैं इन सब औरतों को वो दवाई तैयार करके दूँगी और फिर वो किसी न किसी बहाने, क्योंकि सारे ही अधिकारी जब रात को हमारा शिकार करते हैं, तो उनके पास शराब भी होती है। पहले वो शराब पीकर खूब नशे में हो जाते हैं, फिर वो नशे में हमारी आबरू को लूटते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाएगा उनको शराब में मिलाकर इस दवाई को खिलाना। कामरान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा। अगर तुम ऐसा करोगी, कितने ही अधिकारियों की जान चली जाएगी। पूरे पाकिस्तान में भूकंप आ जाएगा, तहलका मच जाएगा। उस लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें वाकई गलत लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे तुम नहीं करने दोगे तो तुम जाकर के इस बात को जेलर को बता सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस सिस्टम का खात्मा होना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए, तो फिर तुम्हें हमारा साथ देना होगा। ये सब सुनकर कामरान खामोश हो जाता है और इन सब बातों को अपने अंदर ही अंदर दफन कर लेता है। जब वो दवाई तैयार कर लेती है तो वो लड़की सब औरतों को बांट देती है, उन सभी खूबसूरत औरतों को जो अधिकारियों की हवस का शिकार बनती थीं और जो रात को जाया करती थीं। और सबसे पहले पहले उस लड़की यानी फातिमा ने उस जेलर के ऊपर उस दवाई को आजमाया। जेलर उस कमसिन लड़की फातिमा को रात को लेकर गया तो उसने बड़ी आसानी के साथ शराब के गिलास में उस दवाई को मिला दिया। वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे उस जेलर को लगभग 10 दिन या 20 दिन के बाद ऐसी बीमारी लगती है कि वो पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर फेल हो जाते हैं। उसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उन औरतों ने उस दवाई को बाकी के अधिकारियों को देना शुरू कर दिया। अब जो बाहर के नेता या बड़े लोग रात को अपने अधिकारियों के दम पर, उनकी जान पहचान के दम पर वहां मौज मस्ती के लिए आया करते थे, जब उन्होंने देखा कि जेल के अधिकारियों को कोई एक ऐसी बीमारी लग रही है जो लाइलाज बीमारी है, तो अब वहां पर आना जाना उन लोगों ने बंद कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया था कि आखिर ये मामला क्या है। जब पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा और अधिकारियों को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया, तो उस लड़की ने पाकिस्तान में ये सब सच बता दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। और उससे पहले ये बताया कि अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर क्या करती। इस सिस्टम को सुधारने वाला कोई नहीं था। अगर कोई ईमानदार अफसर यहाँ पर आता तो उसका तबादला कर दिया जाता। जो करप्ट होता वही यहाँ पर रहता था। जो नेताओं के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए हम जैसी अबला औरतों को रात को उनके सामने परोसा करता था, और हम रात भर उनकी हवस का शिकार बने। हम कहाँ जाएं? हम तो सुधार के लिए यहाँ आते हैं। जेल में लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है और फिर बाहर से ज़्यादा बदतर जिंदगी अगर हमें जेल में झेलनी पड़े तो हम क्या करेंगे। क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट थी और फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि सिस्टम को सुधारने का यही सही तरीका है, इसलिए मैंने लगभग 10 से 15 अधिकारियों को वो स्लो पॉइजन खिलवा दिया है, जिनकी ज़िंदगी अब बचनी बिल्कुल ही नामुमकिन है। उन अधिकारियों में से 10 से 11 मौतें हुई थीं और 4 को डॉक्टरों ने बचा लिया था। जब आवाम को यानी पब्लिक को जब पता चला तो पब्लिक सड़कों पर आ गई थी और अब उस लड़की की बात को सही ठहराया था। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।